रात के ठीक 8 बजे थे, लेकिन अंधेर नगरी के जंगलों में ऐसा सन्नाटा था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। एक पुरानी बैलगाड़ी कीचड़ भरे रास्ते पर चरमराती हुई धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। बैलगाड़ी के अंदर केवल 2 लोग थे, एक गाड़ीवान और दूसरा पीछे पुआल पर बैठा रोहन जो मुंबई का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, बैलगाड़ी के खुले हिस्से से बाहर देख रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट से जंगल के सूखे पेड़ किसी कंकाल जैसे चमक रहे थे। बैलों के गले की घंटियां भी डर के मारे बहुत धीमी बज रही थीं। अचानक बैलों ने रंभाते हुए अपने पैर जमा लिए और गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ीवान ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। उसने कहा, लो साहब, आपका पड़ाव आ गया। इससे आगे मेरे बैल नहीं जाएंगे और ना ही कोई इंसान। अरे भाई, लेकिन मुझे तो वीरानगढ़ के किले तक जाना है। नक्शे के हिसाब से वो अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। इतनी बारिश में मैं पैदल कैसे जाऊंगा? बैलों को हाँको ना। साहब, आप परदेसी लगते हो। जानवर खतरे को पहले भांप लेते हैं। इस जंगल में खूनी बावड़ी के पास रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। वो सामने जो टूटा हुआ पुल देख रहे हो, उसके उस पार शैतानी इलाका शुरू होता है। मेरी मानिए तो वापस लौट चलिए। मैं इतनी दूर मुंबई से यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा दोस्त विक्रम वहाँ फंसा हुआ है। रोहन ने अपना भारी बैग उठाया और बैलगाड़ी से नीचे उतर गया। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। भगवान आपकी रक्षा करे। इतना कहकर गाड़ीवान ने रस्सी खींची और जितनी तेजी से हो सका गाड़ी को मोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते बैलगाड़ी के पीछे टंगी लालटेन की रोशनी अंधेरे में ओझल हो गई। अब उस घने जंगल में रोहन बिल्कुल अकेला था। सामने गहरा काला जंगल और सिर्फ बारिश की आवाज। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और कीचड़ भरे रास्ते पर चलना शुरू किया। चलते चलते उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। हवा में घुंघरुओं की छमछम जैसी धीमी आवाजें आ रही थीं, जो उसके कदमों के साथ तेज होती जा रही थीं। रोहन खुद को तसल्ली दे रहा था, ये सिर्फ वहम है, मुझे बस विक्रम को ढूंढना है। विक्रम, रोहन का बचपन का दोस्त, जो पुरानी इमारतों पर रिसर्च करता था, 1 हफ्ते पहले इसी वीरानगढ़ में आया था। आखिरी बार जब उसने रोहन को फ़ोन किया था तो वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा था, रोहन, मैंने वो गलती कर दी है, वो मंजुलिका जाग गई है, वो मुझे दीवारों में चुनवा देगी। और फिर फ़ोन कट गया था। करीब 45 मिनट चलने के बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई। रोहन को दूर एक पुरानी झोपड़ी के बाहर एक लालटेन जलती दिखाई दी। वह उम्मीद में उस तरफ बढ़ा। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा चिलम पी रहा था। बाबा, राम राम। मैं शहर से आया हूँ। मुझे वीरानगढ़ के किले का रास्ता पूछना है। लौट जा मुसाफिर, ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मैं वापस नहीं जा सकता बाबा। मेरा दोस्त विक्रम इस किले में आया था, मुझे उसे बचाना है। वो लंबा लड़का जो उस शापित बावड़ी की तस्वीरें ले रहा था? बेटा,
वो अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। उसे खूनी बावड़ी ने निगल लिया है। क्या मतलब बाबा, वो डूब गया क्या? नहीं बेटा, वो बावड़ी लोगों को डुबाती नहीं, उन्हें कैद करती है। 100 साल पहले उस किले के राजा ने अपनी नर्तकी को उस बावड़ी की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तब से वो प्यासी है। हर अमावस को वो किसी न किसी को बुलाती है। तुम्हारा दोस्त अब उसका शिकार बन चुका है। ये सब बकवास है, आप बस रास्ता बताइए। बेटा, आज अमावस की रात है। अगर तू अभी उधर गया तो तू भी नहीं बचेगा। आज रात मेरी झोपड़ी में रुक जा। सुबह सूरज निकलने के बाद चले जाना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद तू बच जाए। रोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल बहुत घना था और रास्ता भटकने का डर था। वह बूढ़े की झोपड़ी में रुकने को तैयार हो गया। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। बूढ़े का नाम भैरव था। उसने रोहन को बताया कि कैसे उस नर्तकी की आत्मा आज भी किले में भटकती है। उसकी एक ही निशानी है बेटा। अगर तुम्हें कभी रोने की आवाज आए तो समझो वो दूर है, लेकिन अगर तुम्हें हंसने की आवाज आए तो समझ लेना वो तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ी है। रात के 2 बज चुके थे। रोहन जमीन पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर जंगल से सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोहन उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को इस वीराने में कौन हो सकता है? तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। रोहन, दरवाजा खोल भाई, मैं विक्रम हूँ, मुझे बचा ले रोहन, वो मेरे पीछे है। रोहन का शरीर सुन्न पड़ गया। यह विक्रम की ही आवाज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था। रोहन खुशी और डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा। वह कुंडी खोलने ही वाला था कि पीछे से भैरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुक जा, दरवाजा मत खोलना। वो तेरा दोस्त नहीं है, वो छलावा है। लेकिन बाबा, वो विक्रम है, वो मुसीबत में है। मूर्ख, खिड़की की दरार से बाहर देख ले पहले। रोहन ने कांपते हुए खिड़की की दरार से बाहर झांका। टॉर्च की रोशनी में जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाहर विक्रम खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका सिर धड़ से अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। रोहन, दरवाजा खोल, मुझे ठंड लग रही है। विक्रम के पीछे अंधेरे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उस परछाई के बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो परछाई विक्रम के कंधे पर हाथ रखे हुए थी। अचानक विक्रम का चेहरा बदल गया। तूने दरवाजा नहीं खोला रोहन, अब मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। भैरव ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और दरवाजे पर कुछ राख फेंकी। बाहर की आवाजें एकदम से बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर से एक औरत के गुनगुनाने की आवाज आई। मेरा इंतजार करना। मैंने कहा था ना बेटा, वो जा चुका है। अब तुझे सुबह होते ही यहां से भागना होगा। वो जान गई है कि तू यहां है। मैं बिना देखे नहीं जाऊंगा बाबा। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि विक्रम कहाँ है। ठीक है, जिद तेरी है। कल सुबह हम खूनी बावड़ी चलेंगे। अगली सुबह जैसे ही हल्की रोशनी हुई, रोहन और भैरव किले की तरफ निकल पड़े। रास्ता पथरीला था और चारों तरफ पुराने खंडहर थे। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे, दिन होने के बावजूद वहां अंधेरा छाने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई। थोड़ा आगे चलकर उन्हें वो खूनी बावड़ी दिखाई दी। बावड़ी का पानी काला और शांत था।
रोहन ने जोर से आवाज लगाई। विक्रम, विक्रम, तुम कहाँ हो? तभी बावड़ी के काले पानी में हलचल हुई। पानी के बीच से एक धुंधली आकृति ऊपर उठी। ये विक्रम की आत्मा थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रोहन, तुम यहाँ क्यों आए? भाग जा रोहन, यहाँ से भाग जा। मैंने उस नर्तकी की पायल छू ली थी, अब मैं उसकी कैद में हूँ। विक्रम, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मैं नहीं जा सकता भाई, मेरा शरीर उस बावड़ी के नीचे पत्थरों में दबा है। मेरी आत्मा अब इस किले की ईंटों का हिस्सा है। तुम जाओ, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। तभी अचानक बावड़ी के पानी से हजारों हाथ निकलने लगे और विक्रम की आत्मा को नीचे खींचने लगे। विक्रम चिल्लाया, भागो रोहन, वो आ रही है। उसी पल पूरे किले में एक भयानक हंसी गूंजने लगी। भाग बेटा, पीछे मुड़कर मत देखना। भैरव ने रोहन को धक्का दिया। रोहन ने दौड़ना शुरू किया। उसके पीछे हवा का दबाव बढ़ गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ना चाहती हो। वो झाड़ियों, कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना दौड़ता रहा। उसे अपने पीछे विक्रम की चीखें और उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी। भागते भागते रोहन जंगल से बाहर सड़क पर आ गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे सामने से एक ट्रक आता नहीं दिखाई दिया। उसने ट्रक को हाथ दिया और उसमें चढ़कर बेहोश हो गया। होश आने पर वो शहर के अस्पताल में था। उसने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। पुलिस जब उस जगह गई तो न तो उन्हें कोई किला मिला और न ही कोई खूनी बावड़ी। उन्हें बस एक पुराना सूखा हुआ कुआं मिला। रोहन आज भी अपने घर की खिड़की बंद रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि रात के अंधेरे में कोई बाहर खड़ा होकर उसे विक्रम की आवाज में पुकार रहा है, दरवाजा खोल रोहन, हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।